कई प्रतियोगी छात्र लगातार ये शिकायत करते रहते हैं कि मैं सर मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। वास्तव में आपकी सफलता और असफलता के ढेरों कारण हो सकते हैं, लेकिन असफलता के कारण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो है फैक्ट को रटने की प्रवृत्ति। दोस्तों, आप ध्यान से विचार कीजिएगा कि क्या ये फैक्ट रटने की प्रवृत्ति वास्तव में सफलता पाने का एक शॉर्टकट नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई परीक्षा एजेंसी इस शॉर्टकट मेथड को क्यों पसंद करेगी। और इसीलिए आजकल देखा जा रहा है कि लगभग सारी परीक्षा एजेंसीज अपने क्वेश्चन के पैटर्न को बदलती जा रही हैं। वो परीक्षाओं में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम पूछती हैं, बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन सब कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। वो आपकी इस बात को जानना चाहते हैं कि आपने कितना कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी समझ कितनी है। प्यारे दोस्तों, ऐसे में आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप खुद सोचिए। आपके लिए भी तो ज़रूरी यही है ना कि आप कंसेप्ट पढ़ें और कंसेप्ट के पीछे जो तथ्य हैं वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करने के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है, आपको किसी भी विषय की, किसी भी टॉपिक की अच्छे से समझ हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा कि आप जब कंसेप्ट के साथ फैक्ट को पढ़ते रहते हैं तो फैक्ट आपके अंतर्मन में घर कर जाते हैं, और फैक्ट को रटने का जो बोझ है वो आपके दिमाग में नहीं रहता है, बल्कि वो आपको कहानी की तरह याद हो जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को जान लेते हैं तो हमें फैक्ट रटने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है। ये बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट रटने ज़रूरी हो जाते हैं, उन्हें याद करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल फैक्ट याद करने से या फैक्ट रटने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रयास हो वहाँ तक कंसेप्ट को पढ़ने का प्रयास करिए, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। ये आदत आपको आने वाले हर परीक्षा में फ़ायदे में रखेगी। तो मेरा यही सुझाव है कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी मंत्रा विद शांत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, वैसे तो हमें आज बात करनी थी आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास यानी कि शिक्षा के इतिहास के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं सीधे आधुनिक भारत पे ही पहुंच जाता हूं तो शायद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए छूट जाएंगे या रह जाएंगे, और उनके बारे में आमतौर पे चर्चा कोई करता भी नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं इस टॉपिक में आधुनिक भारत के इतिहास से पहले की कुछ बातें कवर कर लूँ। तो आज हम कवर करने चल रहे हैं प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास कैसा था। तो यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं हेडिंग में ही प्राचीन, और अब ये हो गया प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास। हम इस टॉपिक पर आने से पहले एक विषय के बारे में और बात कर लेते हैं। बहुत से नए अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में ईस्वी और ईसा पूर्व यानी एडी और बीसी को लेके भ्रम रहता है। तो आइए हम आज इसी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक समय रेखा दी हुई है, ये टाइमलाइन है, जिसमें एक बिंदु दिया गया है ईसा के जन्म का वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो कैलेंडर प्रचलन में है, जिस कैलेंडर के हिसाब से इस समय सन 2020 चल रहा है हमारे संसार में, और दुनिया के अधिकांश देश इसी कैलेंडर को मान्य किए हुए हैं, तो इस कैलेंडर के प्रवर्तक जो थे वो थे पोप ग्रेगर 13वें, और इन्हीं के नाम पर ही इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। ईस्वी को ही हम एडी भी कहते हैं और ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि
1500 ईसा पूर्व या 1500 BC या फिर 2020 AD या ईस्वी, कुछ भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। तो ईसा के जन्म के वर्ष को इन्होंने माना कि यहाँ से हम इस कैलेंडर की शुरुआत कर रहे हैं और इसके आगे के वर्षों को हम AD लिखेंगे, यानी कि ईसा का वर्ष, ईसा का जन्म जिस वर्ष हुआ उसको कहा गया 1 AD। उसके बाद 2 AD, 3 AD, 4 AD, इस तरह से करते करते इस समय 2020 AD यानी कि ईस्वी की स्थिति आ चुकी है, यानी कि इस वर्ष से 2020 वर्ष पहले ईसा का जन्म धरती पर हुआ रहा होगा। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि ईसा के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी। अगर दुनिया थी तो उसके लिए भी समय का मापन करना उतना ही आवश्यक है। अब उस समय के मापन के लिए कहा गया ईसा पूर्व, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और ये क्रम उल्टा चलता है, यानी कि ईसा के जन्म के 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, ऐसे करते करते 600 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व। यानी कि इधर वाला क्रम, BC वाला क्रम हमेशा उल्टा चलता है और इधर वाला क्रम हमेशा सीधा चलता है। अब हम बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास। और इसमें हम ध्यान देंगे कि 2300 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय काल रहा, वो आम तौर पे ऐसा माना जाता है कि आद्य इतिहास का काल रहा। कौन सा काल? आद्य इतिहास। और आद्य इतिहास क्या होता है? आद्य इतिहास वो इतिहास होता है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ने में हम सक्षम नहीं हो सके हैं। तो आद्य इतिहास का काल था वो, और इस समय को कहा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसके कई नाम थे, सरस्वती सभ्यता भी कहा गया था। तो ये आद्य इतिहास का काल है जब हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उन लिखित प्रमाणों को पढ़ने में हम सक्षम नहीं हो सके हैं। और 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है हमारा वैदिक काल। और वैदिक काल को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसमें 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक की बात जो की गई वो ऋग वैदिक काल की गई, और उसके बाद 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक की बात जो की गई वो की गई उत्तर वैदिक काल की। तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देख पाते हैं मोटे तौर पर। और इस वैदिक काल में पूर्ण रूप से लिपि का विकास हो चुका था और इस लिपि को पढ़ने में हम सक्षम भी हैं। और इन्हीं लिपियों के पढ़ने के बाद इनमें जो हमें लिखित साक्ष्य मिले, उन्हीं के आधार पे हम यहाँ पर जान पाते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास कैसा रहा। तो आइए अब हम अपनी मेन बात शुरू करते हैं। तो शिक्षा को उस समय किस तरह का महत्व दिया जाता था वैदिक काल में या प्राचीन भारत के समय में, उसकी यहाँ पर एक रूपरेखा मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उस युग में यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा का बड़ा ही महत्व था। हमारे पूर्वज जी जानते थे कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण विषय, कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए शिक्षा के महत्व को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी समाज में, और इसे मनुष्य के जीवन का प्रकाश स्रोत माना जाता था। साथ ही शिक्षा को कई ऋचाएं ऐसी मिलती हैं वेदों की भी, और कई जगहों पर यह बात कही गई है कि शिक्षा तो मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यानी कि हम इस नेत्र के माध्यम से, शिक्षा रूपी नेत्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होता है। आगे बात की गई है कि बुद्धि ही वास्तविक बल है। किसी भी मनुष्य का वास्तविक बल जो है वो बुद्धि ही है। और बुद्धि कहाँ से विकसित होगी? बुद्धि विकसित होगी जब उसको सही शिक्षा मिलेगी। यानी कि किसी भी मनुष्य में वास्तविक बल बुद्धि है और बुद्धि का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। ये बात हमारे प्राचीन श्लोकों वगैरह में मिलती है।
इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही गई वो कही गई कि विद्या से विनय आता है, यानी कि विद्या अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, शिक्षित व्यक्ति है, तो वो विनयशील होगा, और जब व्यक्ति विनयशील होगा तो उसमें पात्रता आएगी। पात्रता यानी कि निपुणता, निपुणता यानी कि स्किल। आज हम बात करते हैं ना कौशल की या स्किल की, तो विद्या से विनय और विनय से पात्रता या निपुणता आएगी व्यक्ति में, स्किल डेवलप्ड होगा, और स्किल जब डेवलप होगा तो वो धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। यानी कि एक क्रम बना कि विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से पात्रता यानी कि निपुणता आएगी, और जब व्यक्ति किसी काम में निपुण होगा, स्किल्ड होगा, तो वो आसानी से धन प्राप्ति कर सकता है, और इस धन का प्रयोग करके वो धार्मिक कार्य कर सकता है, यानी कि अपने धर्म पर अग्रसर हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धर्म के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है स्वकर्तव्य परायणता और दूसरा अर्थ होता है मजहब। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो धर्म का मतलब स्वकर्तव्य परायणता से है, यानी कि अपने विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य के हिसाब से व्यक्ति क्या कार्य करने में सक्षम है और क्या उसे करना चाहिए। स्वधर्म पालन, अपना धर्म पालन करना, भाई का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, एक नागरिक का धर्म, इस प्रकार के धर्म के पालन करने को ही उस समय धर्म कहा गया और स्वकर्तव्य परायणता कहा गया इसी को। और जो व्यक्ति धर्मवान होगा, धर्मशील होगा, वही सुख और आनंद की प्राप्ति करेगा। यहाँ पर सुख और आनंद के भी, सुख या आनंद जो है ये चरम उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का, ये परम उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, और इसे भी लौकिक या अलौकिक आधार पर दो रूपों में बांटा गया है। आमतौर पे भारत में जो 9 दर्शन मान्य हैं उनमें से 8 दर्शन कहते हैं कि सुख अर्थात आनंद का मतलब पारलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, और उसका अंतिम जो रूप है वो है मोक्ष। इसी को कैवल्य भी कह दिया गया है, इसी को मोक्ष भी कहा गया है, और ये अंतिम काम में चीज है, अंतिम प्राप्त करने योग्य चीज है। इसी को परम सुख भी या परम आनंद भी कहा गया है। लेकिन चार्वाक दर्शन ऐसा है जो कहता है कि यह लोक के सुख बेहद महत्वपूर्ण है, इसी लोक में जो सुख है वो सुख है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा वो चीज है, यानी कि विद्या वो चीज है जिससे विनय प्राप्त होता है, जिससे पात्रता आती है, पात्रता यानी कि निपुणता, और जब निपुणता व्यक्ति में आएगी तो वो धन प्राप्त करेगा, और जब धन प्राप्त करेगा तो वो स्वकर्तव्य परायण होगा, यानी कि अपने धर्म को निभाने में सक्षम होगा, और जब ऐसा होगा तो व्यक्ति सुखी होगा, आनंद की स्थिति में होगा। और ऐसी स्थिति में वो चाहे इहलोक का सुख प्राप्त करे चाहे परलोक का सुख प्राप्त करे, दोनों ही संभव है। यानी कि शिक्षा कहीं ना कहीं अंतिम रूप से मोक्ष प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है, ऐसा उस समय की विचारधारा थी। प्राचीन भारत में जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे वो आज के समाज से या आज की शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ भिन्न थे। उस समय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी चरित्र निर्माण। जैसे आज है ना कि आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है करियर, यानी कि शिक्षा हासिल करना है और उससे फिर लाभ प्राप्त करना है, अपना करियर बनाना है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय की स्थिति ये थी कि अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण किया जाए शिक्षा के माध्यम से, जो समाज को अग्रसर कर सके विकास के पथ पर, उन्नति के पथ पर। इसके बाद दूसरी बात थी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब चौमुखी विकास किया जाए किसी व्यक्ति का जो शिक्षित हो रहा है, यानी कि उसका इसमें शारीरिक विकास भी शामिल है, मानसिक विकास भी शामिल है, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यावसायिक को सबसे आखिर में लिखा गया है, यानी कि ये कम महत्व का विषय हुआ करता था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य, ऐसे चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी जिनसे छात्र जो है वो शारीरिक रूप से सही रह सके, चुस्त दुरुस्त रह सके, फिट रह सके।
और साथ ही साथ उसको योग, अभ्यास, प्राणायाम, तमाम ऐसी गतिविधियां उसको कराई जाती थी जिससे उसके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का विकास होता रहे। लेकिन व्यावसायिक चीज़ों को बाद में जोड़ा जाता था, इसकी अहमियत थोड़ी सी कम थी। इसमें विभिन्न प्रकार के शिल्प, नृत्य, संगीत, गायन और तमाम तरह के ऐसे शिल्प, ऐसे कार्य जो समाज को चलाने के लिए बहुत आवश्यक थे, वो भी शिक्षा का उद्देश्य हुआ करते थे, जिससे छात्र जब अपने स्कूलिंग से, अपने गुरुकुल से बाहर निकले तो उसे रोजी रोटी की समस्या से ग्रस्त ना होना पड़े और वो समाज पे बोझ ना बन के एक बेहतर नागरिक बन सके। लेकिन इस व्यावसायिक शिक्षा का महत्व शुरू में कम था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया इसका महत्व बढ़ता गया और आज हम देखते हैं आधुनिक भारत में स्थिति यह है कि इस व्यावसायिक शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की। छात्रों को इस बात का बिल्कुल एहसास कराया जाता था। उनको गुरुकुल में गुरु इस बात की शिक्षा देते थे कि आप जब गुरुकुल से बाहर जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो आपको आपके नागरिक कर्तव्य क्या होंगे। एक नागरिक के तौर पर एक देश में, एक राष्ट्र में आपकी क्या जिम्मेदारी है, यह आपको समझना है। और इसलिए इस शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण बात थी कि उनको नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का बराबर एहसास कराया जाता था। संस्कृति का संरक्षण करना, अपनी प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करना इस शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और शायद यही कारण है कि गुरु प्रयास करते थे कि वो शिष्यों को वेदों की ऋचाएं जस की तस कंठस्थ करवा सके, उनको याद करवा सके, यानी कि एक पूरी की पूरी परंपरा जो है वो अगली पीढ़ी में संरक्षित रहे। इसके बाद हम बात करते हैं निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। ये सब प्रमुख उद्देश्य रहे उस समय की शिक्षा प्रणाली की। आज की शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य देखें तो निश्चित रूप से आज की शिक्षा प्रणाली इस शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों से बहुत हद तक भिन्न है। लेकिन उस समय एक बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के यही हुआ करते थे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे गुरुकुल पद्धति की। दोस्तों, जिस तरह से आज हम जगह जगह पर विद्यालय देखते हैं, छोटे छोटे प्राइमरी लेवल के, इस तरह की स्थिति उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय शिक्षा के लिए, पठन पाठन के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल कैसे हुआ करते थे? गुरुकुल आमतौर पे घरों से बहुत दूर हुआ करते थे, जंगल में या कभी कभी नगर में ही, तो नगर के बाहर गुरुकुल स्थापित होते थे। जो भी विद्यार्थी इच्छुक होता था पढ़ने का, वो गुरुकुल में जाता था। गुरु के समक्ष पहले एक परीक्षा देता था, जिसे प्रवेश परीक्षा आज दी जाती है, वैसे ही वहां तब भी होती थी। जब गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाता था कि हाँ, ये इस छात्र जो हमारे पास आया है पढ़ने, इसकी रुचि है पढ़ने के लिए, तब वो उसे अपना शिष्य स्वीकार करता था। और इस पूरी प्रक्रिया को उपनयन संस्कार कहा जाता था। यानी कि जब शिष्य का गुरुकुल में प्रवेश होता था, उससे पहले एक संस्कार जो होता है उसे ही उपनयन संस्कार नाम दिया जाता था। और इसके बाद बालक अपने घर से दूर गुरुकुल में गुरु के साथ रहने लगता था। यानी कि गुरु के साथ रह के शिक्षा ग्रहण करनी थी। और ऐसे बालक, ऐसे शिष्य जो गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें अंतेवासी कहते थे। इनका एक और नाम भी था आचार्य कुलवासी, यानी कि वो शिष्य जो आचार्य के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब शिष्य जो है वो 10 वर्ष की उम्र में, या कभी कभी उससे कम, या कभी थोड़ा सा 1-2 साल ज्यादा, जिसका उपनयन संस्कार हो गया है, वो अंतेवासी हो गया है, अर्थात वो गुरु के पास रह रहा है, गुरु के आश्रम में रह रहा है, जिसे गुरुकुल नाम दिया गया। अब वो वहां पर उसके माता पिता नहीं है, और गुरु शिष्य संबंध कैसे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आमतौर पे गुरु अपने शिष्यों का एक पिता की तरह ख्याल रखता था, ध्यान देता था। गुरु स्वयं एक गृहस्थ व्यक्ति होता था जो विभिन्न विषयों के ज्ञाता होते थे।
और उनका ये पूरा प्रयास रहता था कि मैं अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा, अधिक से अधिक बेहतर शिक्षा अपने छात्रों को दे सकूं। इसी तरह से छात्रों का भी ये दायित्व था कि वो अपने गुरु के कहे अनुसार कार्य करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें और उनको कभी रुष्ट होने का अवसर ना दें। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुरु जो आश्रम बना के रहते थे और जिन्होंने गुरुकुल में इन छात्रों को पढ़ाने का काम स्वीकार किया था, उनको अपने शुल्क के रूप में, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण शुल्क के रूप में क्या मिलता था। तो आमतौर पे गुरुकुल में गुरु किसी प्रकार की शिक्षण शुल्क नहीं लेते थे। अगर उस जमाने में कोई व्यक्ति या कोई गुरु या कोई आचार्य शिक्षण शुल्क के लिए किसी बच्चे को पढ़ाता था, इस लोभ से पढ़ाता था, तो उसकी निंदा की जाती थी, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को आचार्य होते हुए पढ़ा रहे हैं तो ये आपका एक पुनीत कर्तव्य समाज में माना जाता था और समाज इस बात की जिम्मेदारी स्वीकार करता था कि गुरु को किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान ना होना पड़े, वो एकाग्रचित्त होकर पूरी ध्यान से बच्चों की बेहतर शिक्षा का प्रबंध कर सके। कैसे? इसके कई तरीके थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर शिष्य के माता पिता बहुत सक्षम हैं, समर्थ हैं, धनवान हैं, तो वो गुरु को ढेर सारा धन शिक्षण कार्य के लिए पहले ही या बाद में दे देते थे। बहुत ही सामान्य नियम था ये कि अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी छात्र के पास क्या है और वो गुरु को क्या दे सकता है। इसके अलावा समाज भी इस बात का ध्यान रखता था कि कभी भी गुरु और छात्रों को किसी भी तरह से जीविका का संकट उत्पन्न ना होने पाए। आमतौर पे गुरु के लिए भिक्षा मांगना उस समय छात्र का नैतिक दायित्व माना जाता था और जब छात्र किसी घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए या भिक्षाटन के लिए पहुंचता था तो ये समाज अपना पूरी कर्तव्य समझकर कि हमारे दरवाजे पर कोई ब्रह्मचारी आया है, कोई छात्र आया है, उसको अधिक से अधिक देने का प्रयास करता था। शिक्षण शुल्क से ही संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी मिलती है पुराणों में कि वर्तंतु नाम के एक गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे और उनके शिष्य थे कौत्स। तो कौत्सु ने जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप बताइए कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। और उनके गुरुदेव ने कहा कि शिष्य तुमने बहुत सेवा की है मेरी और मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी सेवा को ही तुम्हारी दक्षिणा मान रहा हूँ, तुमको और कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौत्सु के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वो जिद पे अड़े रहे। उन्होंने कई बार ये हट किया कि नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, कुछ बताइए, कुछ बताइए, आपको मैं कुछ देना चाह रहा हूँ, मैं आपको दक्षिणा दिए बिना कैसे जा सकता हूँ। इस तरह की जब बातें उन्होंने की तो वर्तंतु नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी में ही उनसे कहा कि तुम अगर देना ही चाहते हो, तुमको बहुत हट है इस बात का, तो तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाके दो। अब कौत्सु परेशान। तो उस समय रघु नाम के राजा हुआ करते थे। कौत्सु उनके दरबार में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने रघु को ये कहा कि आप मुझसे, मैं आपके दरबार में भिक्षाटन के लिए आया हूं और आप वादा करिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। और रघु ने वचन दिया कि आप जो कहेंगे मैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो कौत्सु ने रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी और राजा ने उन्हें ये मुद्राएं उपलब्ध कराई, जिसके फलस्वरूप कौत्सु ने वर्तंतु को वो मुद्राएं दी और अपनी दक्षिणा चुकाई और इस बात को पूरा किया। तो इस तरह की एक स्टोरी ये थी, मैंने बता दिया, आपको मिलती है पुराणों में। इसके बाद हम आते हैं समावर्तन संस्कार पर। समावर्तन संस्कार क्या था? समावर्तन संस्कार का मतलब था कि अब छात्र पूरी तरह से सीख चुका है,
पूरी तरह से गुरुकुल में वो जितनी शिक्षा ग्रहण करनी थी वो कर चुका है और अब वो इस गुरुकुल से बाहर निकलने को तैयार है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो इस संस्कार को कहा गया समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार हो गया, पूरी की पूरी पढ़ाई हो गई छात्र की। तो क्या आज के समय जैसे पढ़ाई खत्म करने के बाद बीए की, एमए की, एमएससी, पीएचडी तमाम तरह की डिग्रीज मिलती हैं, तो क्या उस समय भी कोई डिग्री या कोई उपाधि का प्रावधान था? तो उस समय कोई उपाधि प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन एक विद्वानों की परिषद बैठती थी। जब इस तरह का समावर्तन संस्कार होता था तो आमतौर पे छात्र की परीक्षा लेने के लिए विद्वानों की एक मंडली बैठती थी और वो विभिन्न विषयों में उस छात्र से प्रश्न करती थी। छात्र उनका संतोषजनक उत्तर देते थे या नहीं देते थे, ये उनकी शिक्षा पर निर्भर करता था, लेकिन अंतिम रूप से वो छात्र शिक्षा पूर्ण कर चुका है या नहीं कर चुका है, इसका निर्णय लेने का अधिकार उसी के गुरु के पास होता था, उसी के आचार्य के पास होता था। तो यहाँ से छात्र की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी इस संस्कार के बाद। आइए अब हम फटाफट देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। तो पाठ्यक्रम पर नजर दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि वैदिक साहित्य यानी कि 4 वेद ये पाठ्यक्रम का मूल बिंदु था, मुख्य भाग हुआ करता था। और इसके सरलतम ज्ञान के लिए वेदांगों की रचना की गई, यानी कि वैदिक साहित्य बहुत जटिल था, उसको सरल रूप में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और वेदांगों की संख्या 6 थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस तरह से 6 वेदांग थे। यानी कि वैदिक काल में वैदिक साहित्य और वेदांग ये मुख्य रूप से शिक्षा का भाग हुआ करते थे, सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सूत्रकाल आते आते, सूत्रकाल क्या होता है भाई? सूत्रकाल का मतलब होता है कि वैदिक काल के बाद का कुछ समय जिसमें सूत्रों की रचना की गई थी, वो सूत्रकाल कहलाता है। तो सूत्रकाल में धीरे धीरे वैदिक साहित्य का प्रभाव घटने लगा और उसके जगह पर अन्य विषयों की बात करें तो वो लौकिक विषय थे, लौकिक साहित्य था, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य में रामायण और महाभारत की बात कर लेते हैं, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, संगीत, इस तरह से और भी कई चीजें। तो ये अन्य विषयों का ज्ञान धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता जाने लगा और वैदिक साहित्य का महत्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। लेकिन कालांतर में स्थितियां बदली और धार्मिक तथा लौकिक विषयों में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। धार्मिक और लौकिक विषय, इनमें एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया और लौकिक विषय जो थे उनको कुल मिला के 18 शिल्पों और 64 कलाओं में विभाजित कर दिया गया। यानी कि ये पूरा का पूरा सिलेबस डेवलप हो गया उस समय। अब इन 18 शिल्पों और 16 कलाओं को अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो लौकिक विषय कहलाएंगे और साथ ही साथ धार्मिक विषयों में वैदिक साहित्य, इसके साथ साथ पुराण, धर्मशास्त्र और ये वेदांग, ये सभी बातें शामिल थी। तो एक बेहतरीन समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया प्राचीन भारत में शिक्षा के सिलेबस को लेके, शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेके। इस तरह के पाठ्यक्रम का जिक्र विदेश से आने वाले यात्रियों यानी कि फाहियान ने भी किया है और भी तमाम विदेशी लेखकों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारत में, प्राचीन भारत में किस तरह का सिलेबस हुआ करता था। इन सारी बातों को जानने के बाद आपने देखा कि बहुत सी ऐसी अच्छी बातें रही जो हमें प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती है। लेकिन अलग अलग विद्वान समय समय पर ये बताते रहे कि इस व्यवस्था में, इस प्रणाली में कुछ कमियां भी थी। अब ये कमियां वास्तव में अपने मानने के ऊपर हैं कि कोई इन्हें कमी मानता है या नहीं मानता है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम इस पर एक बार चर्चा अवश्य कर लें। तो कुछ मुख्य जो मूल्यांकन के बिंदु हैं वो ये रहे कि व्यवहारिकता का इस जो सिलेबस जो था, ये इस सिलेबस में व्यवहारिकता का बहुत ही अभाव था
और इसमें आदर्शवादी विचारों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जब भी कोई विषय व्यवहारिकता से बहुत दूर हो जाता है और आदर्शवाद उसमें हावी हो जाता है, तो ऐसे में वो समाज के लिए कम उपयोगी रह पाता है। धार्मिक प्रभाव के कारण शिल्पों का कम विकास हुआ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा में आमतौर पे धार्मिक प्रभाव का बोलबाला था और धार्मिक विषयों के अध्ययन के चक्कर में लौकिक विषयों पर कम ध्यान दिया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो शिल्पों का विकास होना था वो भारत में कम रहा, धीमा रहा। इसके बाद बात करते हैं विदेशी ज्ञान के प्रति उदासीनता। ऐसा कहा गया कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली ने विदेशी ज्ञान से कुछ अर्जित नहीं किया, बल्कि ये वैदिक साहित्य में चूंकि वेदों को अपौरुषेय माना गया है, ऐसा माना गया है कि वेदों की रचना पुरुष या किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, ये साक्षात ईश्वर ने लिखी है या प्रस्तुत की है। तो ऐसी स्थिति में वेदों के प्रति सम्मान का भाव इतना अधिक था कि जो विदेशी ज्ञान था उसको लेने के लिए भारतीय उत्साहित ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बहुत सारा विदेशी ज्ञान, जो बेहतर ज्ञान भी था, उसको छोड़ दिया। इसके बाद आखिरी पॉइंट, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। संस्कृत एक भाषा के रूप में जटिल भाषा थी उस समय भी, और आम लोगों की बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं हुआ करती थी। ये एक एलीट क्लास की भाषा थी और ऐसी स्थिति में हालांकि गुरुकुलों में ये व्यवस्था थी कि वहाँ पर अमीर गरीब हर तरह के छात्र एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ के पठन पाठन किया करते थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे बैकग्राउंड का बच्चा जिसके घर में संस्कृत न बोली जाती हो या उसके पीढ़ी में और लोग संस्कृत बोलना न जानते हों, तो उसके लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से इन सभी प्रकार के ज्ञान को इकट्ठा करना बहुत ही कठिन था। तो संस्कृत एक आम जन की भाषा न होने के नाते इस शिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार सभी लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्राचीन भारत में किस तरह की शिक्षा प्रणाली थी, उसमें कुछ कमियां या कुछ मूल्यांकन के बिंदु भी हमने देख लिए, उसका पाठ्यक्रम भी देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व क्या था, किस तरह से विचारधारा थी लोगों की शिक्षा के प्रति। इसके साथ साथ उस समय के उद्देश्य आज के उद्देश्यों से कितने भिन्न हैं, ये भी आप समझ पाए। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि गुरुकुल पद्धति क्या होती है, और तमाम ऐसे फैक्ट भी हमने देख लिए जो आपकी परीक्षा के लिए कमोबेश इम्पोर्टेंट होते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।